जब वो औरत लाश को तैयार कर रही थी तभी अचानक उसकी नजर पड़ी कि मरने वाली की दोनों हथेलियां ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे कोई इंसान जिंदा हालत में कभी कर ही नहीं सकता। वो घबरा गई। उसने हाथों को सीधा करने की कोशिश की लेकिन जितना जोर लगाती उंगलियां उतनी ही जमी रहती जैसे पत्थर बन चुकी हो। आखिरकार थककर उसने कोशिश छोड़ दी, हाथों को जैसे तैसे सेट किया और काम जारी रखा। लेकिन जैसे ही वो नाक में कॉटन भरने लगी तभी एक बेहद अजीब और डरावना पल सामने आया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जो सिर्फ लेटेस्ट हॉरर फिल्मों पर फोकस करता है। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त वियतनामी हॉरर फिल्म स्विच की। ये फिल्म वियतनाम की एक असली लोक कथा पर बेस्ट है जिसमें कहा जाता है कि कुछ लाशों पर दुष्ट आत्माएं कब्जा कर लेती है। इसे मेकॉन्ग वाटर घोस्ट बनाने वाली टीम ने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्शन संभाला है डेविल डॉग नाम से मशहूर डायरेक्टर ने। लीड रोल में है वियतनाम के सुपरस्टार ngo Quang Tuan और इस फिल्म को साल की फ्लैगशिप हॉरर रिलीज माना गया है। खास बात यह है कि ये वियतनाम की अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल सिमल्टेनियस रिलीज रही। तो चलिए कुछ ही मिनटों में जानते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जो इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज का स्टेटस मिला। एक फ्रेंडली वार्निंग, वीडियो में कई डरा देने वाले क्लोजअप शॉट्स हैं, तो अगर दिल कमजोर है तो थोड़ा संभल कर देखिएगा। कहानी शुरू होती है आजेन से जो गांव की एक प्रोफेशनल अंडरटेकर है, यानी अंतिम संस्कार से पहले शव को तैयार करने का काम करती है। गांव में जब भी किसी की मौत होती लोग सीधे आजेन के पास ही आते। उस दिन जब वो एक लाश को तैयार कर रही थी तभी उसकी नजर अचानक मृतक की कलाई पर बंधी महंगी घड़ी पर पड़ी और उसके मन में लालच जाग उठा। वजह साफ थी, उसे जुए की बुरी लत थी। हाल ही में किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी और उस पर कर्ज का पहाड़ टूट चुका था। जैसे ही उसने घड़ी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया लाश पर डली सफेद चादर अचानक अपने आप हल्के से हवा में उठ गई। वो घबराकर सामने देखने लगी और तभी उसने देखा कि मृतक ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। एक पल के लिए उसका दिल जरूर जोर से धड़का, लेकिन वो प्रोफेशनल अंडरटेकर थी, इतनी लाशें संभाल चुकी थी कि आसानी से टूटने वालों में से नहीं थी। उसने शांत रहने की कोशिश की और हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को बंद करने लगी ताकि वो शांति से विदा हो सके। मगर अजीब बात ये कि उसकी आंखें और भी ज्यादा फैलकर तांबे की घंटी जैसी गोल हो गई। उसने फिर से कोशिश की। इतनी डरावनी सिचुएशन के बावजूद उसने चीखने की बजाय खुद को कंट्रोल में रखा। ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ हर किसी में नहीं होती। घर की हालत इतनी खराब थी कि कर्ज चुकाने के लिए उसके पति अक्यांग को आखिरकार पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। जमीन खरीदने वाला अमीर व्यापारी एक मास्टर को साथ लेकर साइट इंस्पेक्शन के लिए वहां पहुंचा। मास्टर ने एक खास पूजा का औजार जमीन में जोर से घुसाया लेकिन जमीन असामान्य रूप से सख्त निकली। वो झुककर ध्यान से सुनने लगा जैसे धरती के अंदर से कोई अजीब सी आवाज आ रही हो। तभी अचानक मिट्टी के अंदर से एक सांप रेंगता हुआ बाहर निकल आया। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि मामला नॉर्मल नहीं है। उसने फिर से औजार पूरी ताकत से जमीन में धंसा दिया और तुरंत अपना कंपास निकालकर सुई की दिशा लॉक कर दी। उसने साफ कहा कि उनके पैरों के नीचे एक बड़ी कब्र दबी हुई है। घर लौटने के बाद पति पत्नी के बीच इस पर चर्चा हुई। अक्यांग को लगा कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है तो नीचे दफन कोई उनका ही पूर्वज हो सकता है, लेकिन आजेन का मानना था कि ये जरूर कोई लावारिस कब्र होगी जिसे बस एक सिंपल पूजा करके शिफ्ट किया जा सकता है और फिर जमीन आराम से बेची जा सकती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की कमरे की लाइट्स अचानक अजीब तरीके से टिमटिमाने लगी और पर्दे के पीछे एक इंसानी साया दिखाई देने लगा। बाद में पता चला कि वो पड़ोस की होंगी थी जो अक्यांग के बच्चे की देखभाल में मदद करने आई थी। अगली सुबह जमीन जल्दी बेचने की प्लानिंग के साथ उसने गांव के आताई और आयु को खुदाई में मदद के लिए बुला लिया। खुदाई शुरू करने से पहले मास्टर ने पूरा रिचुअल किया और फिर खास तौर पर सुअर राशि में जन्मे आयु को कब्र पर पहला प्रहार करने के लिए कहा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सब लोग आखिरकार खुदाई शुरू करते हैं लेकिन अक्यांग के मन में शुरू से ही एक अजीब सा डर बना हुआ था जैसे कुछ गलत होने वाला हो। थोड़ी ही देर में मिट्टी के अंदर से एक बेहद पुराना ताबूत दिखाई देता है। चारों मिलकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं मगर तभी अचानक लकड़ी का हिस्सा टूट जाता है और ताबूत वापस गड्ढे में गिर पड़ता है। मजबूरी में एक आदमी नीचे उतरकर उसे ठीक से बांधता है। इस बार किसी तरह ताबूत बाहर निकाल लिया जाता है। ये देखकर मास्टर तुरंत कहता है कि इसे पहले अक्यांग के घर ले जाया जाए और पूरा रिचुअल होने के बाद ही दोबारा दफनाया जाएगा। सब मिलकर ताबूत को एक लकड़ी की गाड़ी पर रखते हैं लेकिन रास्ते में ही एक और हादसा हो जाता है। ताबूत का वजन इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी टूट जाती है और पास खड़े आयु की जांघ में पहिए की लोहे की तार घुस जाती है। ये देखकर मास्टर के चेहरे पर साफ टेंशन झलकने लगती है। कुछ देर बाद वे लोग घर पहुंचते हैं और बिना देर किए ताबूत खोल देते हैं लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अंदर कोई लाश नहीं थी बल्कि लकड़ी से बनी एक मूर्ति रखी थी जिस पर पीले ताबीजी कागज चिपकाए गए थे। बुजुर्गों का कहना था कि किसी मूर्ति पर इतने सारे ताबीज चिपकाना दरअसल किसी बुरी आत्मा या शव को दबाकर रखने का तरीका होता है। तभी आजेन की नजर अंदर रखी एक कीमती हार पर पड़ती है। वो तुरंत आगे बढ़ी और हार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी, मेरी चीज को मत छू, क्या चाहती है? ये सारी जिंदगी तेरे पीछे लगा रहे। वो एक पल को सन्न रह गई। उसी समय आयु और अताई की भी नजर उस कीमती हार पर पड़ चुकी थी और उनके मन में भी लालच जाग चुका था। जैसा अंदाजा था रात होते ही अताई चुपके से ताबूत के पास पहुंचा, धीरे से ढक्कन खोला और बिना एक सेकंड गवाए हार उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने हार हाथ में लिया ताबूत के अंदर रखी लकड़ी की मूर्ति हल्की सी हिल गई। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत भागने लगा लेकिन अचानक उसे याद आया कि ढक्कन खुला रह गया है। डरते डरते वापस आया और ढक्कन बंद कर दिया। ये पूरा सीन आयु ने देख लिया था। असल में वह भी हार चुराने आया था, बस उससे पहले अताई पहुंच गया। उधर हार लेकर वो सीधे जुए के अड्डे पर पहुंचा। उसका प्लान था कि इस हार को दाव पर लगाकर अपना सारा पुराना नुकसान रिकवर कर ले। लेकिन जैसे ही वो बेट लगाने वाला था उसे अंधेरे कोने में एक अजीब सा साया दिखाई दिया। अगले ही पल वो गायब हो गया। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन जब दोबारा मुड़कर देखा वही साया फिर से मौजूद था। अब उसे साफ समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है और कुछ बहुत गलत उसके पीछे लग चुका है। वो तुरंत हार उठाकर वहां से निकल गया लेकिन जैसे ही एक पुराने झूला पुल पर पहुंचा अचानक पुल की लकड़ी की पट्टियां अपने आप टूटकर गिरने लगी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नजर नहीं आया। अजीब और भारी माहौल से उसका डर और बढ़ गया, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी पुल अचानक जोर जोर से हिलने लगा। मजबूर होकर उसे रस्सियों को कसकर पकड़ना पड़ा। अब उसके अंदर का डर बेकाबू हो चुका था और वो जोर जोर से चीखने लगा। कुछ देर बाद पुल शांत हो गया। उसने राहत की सांस ली और दोबारा भागने की कोशिश की लेकिन सामने एक काला
काला साया रास्ता रोके खड़ा था। वो घबराकर पीछे हटने लगा, पर अगले ही पल वही साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अचानक उसकी चेतना धुंधली होने लगी, जैसे किसी ने उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। वो बिना समझे पुल के किनारे की ओर बढ़ा, धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ा और बिना एक पल सोचे सीधे नीचे पानी में कूद गया। कुछ समय बाद गांव वालों को नदी किनारे उसकी लाश मिली। सबने यही अंदाजा लगाया कि उसने कर्ज के दबाव में आकर सुसाइड कर लिया होगा। उधर दूसरी तरफ आज़ीन अभी भी कसीनो में बैठी पूरे मजे से जुआ खेल रही थी, जैसे आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान हो। उसकी किस्मत अब भी साथ नहीं दे रही थी। जमीन बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी कुछ ही समय में जुए में पूरी तरह साफ हो गए। शर्मिंदगी की वजह से वो उस रात घर नहीं लौटी। अगली सुबह आक्यांग उसे ढूंढते हुए पहुंचा, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि उसकी बदकिस्मती की जड़ वही है। ये सब सुनकर भी उसने नाराज होने की बजाय उसे शांत किया और समझाया कि पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वो उसे घर ले जाने लगा। रास्ते में उसने अताई की मौत की खबर दी। उसे लगा कि जरूर किसी साहूकार या कर्ज देने वाले ने बदला लिया होगा। उधर दूसरी तरफ आयु चुपके से उस जगह पहुंचा जहां अताई की लाश रखी थी। उसे यकीन था कि हार अभी भी वही होगा। उसने सफेद कपड़ा हटाया और सच में हार वही पड़ा था। जैसे ही वो उसे उठाने लगा, अचानक चारों तरफ तेज और ठंडी हवा चलने लगी। उसने दोबारा नजर उठाकर देखा तो मृत शरीर की आंखें खुल चुकी थी। अगले ही पल वो झटके लेने लगा और उसके मुंह से काला खून बहने लगा। ये नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन लालच के आगे डर हार गया। वो हार उठाकर वहां से भाग निकला। अगली सुबह वो एक भयानक सपने से हड़बड़ाकर उठा। घबराहट में वो धीरे धीरे आईने के पीछे छुपाई गई जगह तक गया जहां उसने पिछली रात चुराया हुआ हार रखा था और कांपते हाथों से उसे निकालने की कोशिश करने लगा, मगर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अब वो इस खेल में ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अचानक पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आई और वो बुरी तरह चौंक गया। वो हार के बारे में सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए बहाना बनाकर बोला कि उसे बाहर जाना है। उसके निकलते ही पत्नी को शक हुआ कि वो कुछ छुपा रहा है। उसने आईने के पीछे हाथ लगाया और वहाँ छिपा हुआ हार मिल गया। उसे लगा शायद पति ने सरप्राइज देने के लिए रखा होगा। रात को वो घर में अकेली थी, अपना पसंदीदा म्यूजिक चला रखा था। उसने खुशी खुशी हार पहनने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो झुककर उसे उठाने लगी, उसके पीछे से एक परछाई गुजर गई, मगर उसे कुछ पता नहीं चला। उसने हार गले में डाल लिया। तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसे जोर से खिड़की की ओर धक्का दिया। उसी पल उसके सामने एक मोटी रस्सी आकर झूलने लगी, जैसे उसे इशारा कर रही हो कि फांसी लगा ले। देखते ही देखते रस्सी अपने आप ऊपर की बल्ली पर लटक गई और अगले ही सेकंड उसके गले में कस गई। वो अपने ही घर में तड़प तड़प कर मर गई। कुछ देर बाद आयु नशे में धुत घर लौटा और दरवाजे के पास ही उल्टियां करने लगा। तभी घर का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आयु ने जैसे ही मुड़कर देखा, सामने पत्नी की लटकती हुई लाश थी। नशा पल भर में उतर गया और वो चीखते हुए उसके शरीर से लिपटकर रोने लगा। अगली सुबह आज़ीन उसकी पत्नी की डेड बॉडी को तैयार कर रही थी। तभी कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। हालांकि कुछ ही सेकंड में सब नॉर्मल हो गया, लेकिन जब उसने शव की तरफ देखा तो उसकी दोनों हथेलियां अजीब और असंभव सी मुद्रा में मुड़ी हुई थी। अगले ही पल शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। सीन बदलता है। काम खत्म होते होते रात हो चुकी थी। वो अकेले घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते में एक पेड़ से लटकी हुई लाश दिखाई दी। वो डरकर रुक गई, लेकिन जैसे ही दोबारा देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है, मगर अगले ही पल वही लटकती लाश फिर नजर आई। अब डर के मारे वो भागती हुई घर पहुंची। घर आकर उसने हाथ मुंह धोया, दरवाजे खिड़कियां बंद की और सोने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही पलटी सामने आयु की पत्नी खड़ी दिखाई दी। वो घबराकर चीखी और तभी उसकी आंख खुल गई। दरअसल ये एक भयानक सपना था। अगले दिन आक्यांग ने बताया कि गांव में मेला लगा है और उसने कहा कि वो तैयार हो जाए, सब साथ में मेला घूमेंगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने गले में वही रहस्यमयी हार पहन रखा था। दरअसल आयु की पत्नी की मौत के बाद वो हार किसी तरह उसके हाथ लग चुका था और अब अनजाने में वो खुद उसी मनहूस चीज को अपने साथ लिए घूम रही थी। आयु ने आखिरकार वो हार वापस आज़ीन को दे दिया और अब साफ था कि पिछले कुछ समय से उसे जो अजीब अजीब भ्रम और डरावने दृश्य दिखाई दे रहे थे वो किसी बुरी आत्मा के असर का नतीजा थे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार मेले में पहुंचा। पति पत्नी खुश होकर स्टॉल्स पर खाना खा रहे थे। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक डरावने साए पर पड़ी। डर के मारे उसके हाथ से खाना गिरकर कपड़ों पर फैल गया। वो तुरंत वॉशरूम में साफ करने चली गई, लेकिन जैसे ही झुकी किसी ठंडी और भयानक हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वो चीखती हुई बाहर भागी। तभी उसने देखा कि कोई अजनबी उसके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। वो घबराकर उसके पीछे दौड़ी। पीछा करते करते वो सुनसान इलाके तक पहुंच गई, जहां उसने देखा कि वो साया बच्चे को लेकर ढलान से नीचे कूद गया। वो भी बेकाबू होकर आगे बढ़ी, लेकिन आखिरी पल में उसकी चेतना लौटी और उसे समझ आया कि ये सब एक भ्रम है। वो मुड़कर वापस जाने लगी। उधर मेले में आक्यांग काफी देर से उसे ढूंढ रहा था। उसने होंगी से पूछा कि क्या उसने उसे देखा है, लेकिन जवाब न मिला। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया और बताया कि उसके साथ हादसा हो गया है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो टूट चुका था। कांपते कदमों से वो उसकी निर्जीव देह के पास पहुंचा और सामने वही सन्नाटा था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। आक्यांग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उसकी लाश के पास बैठा रहा, घर जाने को तैयार ही नहीं था। तभी एक नर्स आई और उसे फॉर्म पर साइन करने को कहा ताकि वो बॉडी घर ले जा सके। जैसे ही वो बाहर निकला, मौसम अचानक बदल गया। बिजली चमकने लगी, तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त अंदर कुछ डरावना हुआ। उसकी निर्जीव देह के मुंह से काला खून बहने लगा। अगले ही पल एक चमगादड़ खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसा और सीधे उसके मुंह में समा गया। जैसे ही वो पूरी तरह शरीर के अंदर गया, उसकी आंखें अचानक खुल गई। उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा और फिर वो मानो दोबारा जिंदा हो उठी। उधर साइन करते समय आक्यांग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अस्पताल से निकल चुकी है। जब वो वापस कमरे में पहुंचा तो बिस्तर खाली था। वो घबरा गया। तभी खिड़की के बाहर उसे एक साया गुजरता दिखा। वो बारिश में भीगा हुआ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन हैरानी की बात, वो खुद अपने घर में खड़ी थी, बिल्कुल जिंदा, सांस लेती हुई। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये चमत्कार है या कोई बुरा सपना। तभी उसने शांत आवाज में कहा कि उसे भूख लगी है। उसने तुरंत किचन में जाकर तरह तरह के पकवान बना डाले, लेकिन वो जैसे संतुष्ट नहीं थी। अचानक वो उठी और जोर से मेज पर हाथ मार दिया, जैसे असली भूख अभी बाकी हो। अचानक
अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घबराकर अक्यांग ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, लेकिन उसका शरीर असामान्य रूप से बर्फ जैसा ठंडा था। उसने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और पूरी रात उसके पास बैठा पहरा देता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, बिस्तर खाली था। वो घबराकर कमरे से बाहर निकला, तभी उसे किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा और जो नजारा देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कच्चा मांस खा रही थी। अब उसे साफ लगने लगा कि ये सब नॉर्मल नहीं है। वो तुरंत गांव के एक तांत्रिक के पास पहुंचा और सीधा सवाल किया, क्या सच में किसी मृत शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है? तांत्रिक ने गंभीर होकर हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि सालों पहले गांव में एक औरत थी जिसका बेटा कम उम्र में मर गया था। बेटे को खोने का दर्द सह न पाने के कारण उसने काला मंत्र सीखकर उधार की देह में आत्मा बसाने की विद्या कर ली। लेकिन जैसे ही वो लड़का दोबारा जिंदा हुआ, गांव वालों को भनक लग गई। वे समय रहते पहुंच गए, उसे पकड़कर मार दिया और उसकी आत्मा को एक लकड़ी की मूर्ति में कैद कर दिया। फिर उस मूर्ति पर खास हार के जरिए सील लगाई गई और उसे पहाड़ी के पीछे दफना दिया गया। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि अगर वो सील टूट जाए तो वो आत्मा फिर किसी भी शरीर पर कब्जा कर सकती है। उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उधार की देह में लौटा हो तो उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा होगा, आंखों में अजीब खालीपन होगा और वो इंसानी खाने से संतुष्ट नहीं होगा। ये सब सुनकर अक्यांग के दिल में डर और गहरा बैठ गया, क्योंकि हर एक निशानी उसी की ओर इशारा कर रही थी। तांत्रिक ने आगे समझाया कि उधार की देह में वापसी करने वाली बुरी आत्माएं अक्सर चमगादड़, जंगली बिल्ली या किसी और जानवर के शरीर में छिपी रहती है। वे हाल ही में मरे हुए इंसान को ढूंढती है और मौका मिलते ही उसके शरीर पर कब्जा कर उसे दोबारा जिंदा कर देती है। अगर कोई इंसान ऐसे लौटा हो तो वो आमतौर पर पंजों के बल चलता है, कच्चा मांस खाने की चाह रखता है, उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आती है और जिस जानवर को वो काट ले उसकी लाश जल्दी सड़कर कीड़ों से भर जाती है। ये सब सुनकर अक्यांग भारी मन से घर लौटा। उसने देखा कि वो बच्चे को गोद में लिए बैठी है। एक पल को उसके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पैरों पर गई वो अंदर तक कांप उठा। वो सच में एड़ियां उठाकर खड़ी थी। उसका दिल टूट रहा था, पर प्यार इतना था कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आधी रात के बाद वो अचानक बिस्तर से उठी और धीरे धीरे बच्चे के पास पहुंची। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। जैसे ही वो बच्चे को उठाने लगी वो जाग गया और तुरंत उसे पीछे खींच लिया। उसी पल उसने उसके हाथ पर जोर से काट लिया, मांस का टुकड़ा उखाड़ लिया, फिर उसके सिर पर चढ़ बैठी और बेरमी से उसकी गर्दन को दांतों से नोचने लगी। अगले ही सेकंड हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। अचानक वो चीखते हुए नींद से जाग गया। वो सब एक डरावना सपना था, लेकिन जैसे ही उसने पालने की तरफ देखा उसका बेटा सच में गायब था और वो भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो घबराकर बाहर भागा। उधर तांत्रिक को भी अजीब अशुभ संकेत महसूस हुए। उसने तुरंत ज्योतिष गणना की और समझ गया कि बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसी समय वो कब्रिस्तान में पहुंच चुकी थी। उसने जमीन खोदकर एक अस्थिपात्र निकाला जिसमें सालों पहले मर चुके अपने बच्चे की राख थी। उसका इरादा था कि वो अक्यांग के बेटे की बलि देकर अपने बच्चे को फिर से जिंदा कर दे। उसने वही काला रिचुअल शुरू कर दिया। तभी वो समय पर पहुंच गया और पीछे से पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया। उसने एक झटके में उसे कई फीट दूर फेंक दिया। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाली थी, तांत्रिक वहां पहुंच गया और कुछ देर के लिए स्थिति संभाल ली। लेकिन आज अमावस्या की खास रात थी, वही दिन जब वो और उसका बेटा मरे थे, इसलिए उसकी शक्ति चरम पर थी। तांत्रिक ने कहा कि वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा और उसे बच्चे को लेकर तुरंत भागने को कहा। फिर खुद उससे भिड़ गया। ये जंगली आत्मा है, वो चिल्लाया, लेकिन 2-3 सेकंड में ही बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया गया। आखिरकार उसने उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया और वही उसकी मौत हो गई। अब कोई बचाने वाला नहीं था। वो वापस घर लौटी, जहाँ वो पहले से ही धनुषनुमा हथियार लेकर इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वो उसकी ओर बढ़ती गई उसकी सांसें तेज होती गई और आखिरी टकराव के लिए दोनों आमने सामने खड़े थे। अक्यांग ने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाया, लेकिन तीर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो उठी और सीधे उसका गला पकड़ लिया, फिर उसे जोर से एक तरफ फेंक दिया और बच्चे के कमरे की ओर बढ़ने लगी। मगर उसने पहले ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही वो अंदर घुसी उसके पैर चूहेदानी जैसे लोहे के फंदे में फंस गए। मौके का फायदा उठाकर उसने उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, उसे जला देना। दिल टूट रहा था, मगर बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने चिता सजा दी और आग लगा दी। उसे लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत फिर पलट गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। आग कुछ ही पलों में बुझ गई और उसी वक्त उसने बंधन तोड़ दिए। वो भागकर घर पहुंचा, बच्चे को गोद में उठाया और दूसरी मंजिल पर छिपा दिया। शायद बच्चा भी खतरा भांप चुका था। वो रोना बंद कर बिल्कुल चुप हो गया। अब उसे अकेले उसका सामना करना था। वो सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन जमीन पर कोई नहीं था। अगले ही सेकंड वो उसके पीछे आ खड़ी हुई और दोनों में भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। एक आम इंसान भला ऐसी ताकत का मुकाबला कैसे करता? वो बुरी तरह पीट कर गिरा दिया गया। तभी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी जिसने उसकी जान बचा ली। वो आवाज की तरफ मुड़ी और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने बिजली की तार उसके गले में लपेट दी, मगर फिर भी उसे रोक नहीं पाया। आखिरकार उसने उसे धक्का देकर दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया और वो जोर से फर्श पर आ गिरा। वो जोर से नीचे आ गिरा और बुरी तरह चोटिल हो गया। अब उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं बची थी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और एक चमकती हुई लाइट सीधे सैटेलाइट वायर पर गिरी। उसी झटके से वो भी दूसरी मंजिल से नीचे आ गिरी। कुछ पल के लिए दोनों जमीन पर निश्चल पड़े रहे। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो लड़खड़ाता हुआ ऊपर जाने लगा, लेकिन हैरानी, वो भी उठ खड़ी हुई। उसने फिर से उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। तभी होंगी और उसका पति घर में दाखिल हुए, मगर उनकी नजरों में न कोई औरत थी न कोई दानव। उन्हें बस वो दिखा जो खुद फंदे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वे तुरंत दौड़े और उसे नीचे उतार लिया। वो बेसुध सा बार बार पत्नी और बच्चे को पुकार रहा था। उसकी मानसिक हालत पूरी तरह टूट चुकी थी। होंगी ने उसे झकझोरकर सच बताया, वो बहुत पहले मर चुकी है। असलियत ये थी कि उसे किसी आत्मा ने नहीं मारा था, बल्कि उसकी अपनी लत ने सब कुछ बर्बाद किया। जुए का असली आदि वही था। कर्ज में डूबकर उसने जमीन और घर बेच दिया। उस दिन सब कुछ बेचने के बाद वो मोटरसाइकिल पर गर्भवती पत्नी को लेकर गांव छोड़ने निकला, लेकिन रास्ते में भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में वो और उसका अजन्मा बच्चा दोनों की जान चली गई। उसके बाद से वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया और अपने अपराध बोध में एक डरावनी कहानी गढ़ता रहा, जहाँ दोष किसी भटकी हुई आत्मा पर था, जबकि असली खलनायक उसकी अपनी कमजोरी थी। अक्यांग सच्चाई को बिल्कुल
बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाया और आखिरकार उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने एक लकड़ी के टुकड़े को ही अपनी पत्नी समझना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसकी लाश को कब्र से निकलवाया और सड़ी गली देह को अपने पास सुलाने लगा जैसे वो अब भी जिंदा हो। सच जानने के बाद भी वो उसकी मौत का सामना नहीं कर सका। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यही कहानी पूरी होती है। सच कहूं तो लगभग 2 घंटे की फिल्म में करीब 1 घंटा 50 मिनट तक जबरदस्त टेंशन और हॉरर बना रहता है। शुरुआती हिस्से में डर का माहौल काफी शानदार तरीके से बिल्ड किया गया है, लेकिन आखिरी ट्विस्ट थोड़ा अचानक और अजीब लगता है, जैसे किसी देसी हॉरर स्टाइल को ट्रिब्यूट दिया गया हो। फिल्म देखने के बाद सबसे बड़ा मैसेज यही निकलकर आता है कि जुआ और नशा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इन चीजों से दूर रहो वरना अंजाम सिर्फ तबाही होता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।